औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम बी.एल. अग्रवाल के बुक चैप्टर नंबर 13 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड्स का लास्ट लेक्चर बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 157 से लेकर क्वेश्चन नंबर 172 तक MCQs सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर का वो है क्वेश्चन नंबर 157। गिवन द टू रिग्रेशन लाइन्स x plus 2y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 8 and sigma square of y is equal to 4, the value of sigma square of x is अच्छा, ये हमें दो लाइंस दे गई है, ठीक है। अब इन दो लाइंस में हमारे पास कहते हैं कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ y जो है वो 4 के बराबर है और सिग्मा x स्क्वायर जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। डियर्स, अगर आप देख ले तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ y जो है हमारे पास बराबर है एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर के, ठीक है। और ये सिग्मा स्क्वायर y जो है ये भी y का वेरिएंस है। अब इन इक्वेशन से पहले जो इससे पिछले हमने लेक्चर्स अपलोड कर लिए है, उसमें भी मैंने इक्वेशन सॉल्व कर ली है। तो इनसे अगर आप फाइंड कर ले तो y की वैल्यू जो है वो 2 आती है और x की वैल्यू जो है वो 1 आती है, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 है तो 2 पर अगर आप स्क्वायर ले ले तो वो 4 आ जाएगा, तो y स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब y स्क्वायर पर अगर आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर ले तो वो वेरिएंस ऑफ y की बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y जो है वो 4 और एक्सपेक्टेशन जब आप कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट वैसी की वैसी रह जाती है, ठीक है। मतलब वही हिंसा जो होती है वही रह जाती है। अब वेरिएंस ऑफ y जो है या एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर जो है ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ऑफ y के बराबर है और ये है 4। ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये तो यहाँ तक सही है। अब हमने सिग्मा स्क्वायर ऑफ x फाइंड करना है। मैंने बताया जैसे कि इन इक्वेशन से अगर आप फाइंड कर ले तो x की वैल्यू जो है वो 1 आती है, तो 1 पर स्क्वायर ले ले और x पर भी स्क्वायर ले ले तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर पर अप्लाई कर ले और 1 पर भी अप्लाई कर ले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 वैसी की वैसे रह जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इट मीन्स कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1, लेकिन वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में है 27/4, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो गया यहाँ। लेकिन बुक वालों ने आंसर की में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया है कि ये 12 है, हालांकि ये 12 नहीं आता। अगर आप सही तरीके से इसको सॉल्व कर ले तो इससे 12 नहीं आता बल्कि इससे 1 आता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है अगर इन्होंने गलती से ये 2 लगाया हो और यहाँ सिर्फ 1 हो तो फिर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो डियर्स, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन तो डी है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नंबर ए जो है वो लगाया है। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी, क्वेश्चन में आप ए लगा ले या डी लगा ले, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो इसको ए ही लगाना है, क्योंकि जो टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं, जो इदारे होते हैं, वो अक्सर बुक से लेते हैं और बुक का जो सही आंसर होता है वही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 158। गिवन R12 इज इक्वल टू 0.6, R13 इज इक्वल टू 0.5 एंड R23 इज इक्वल टू 0.8, द वैल्यू ऑफ R12.3 इज अच्छा, यह देख ले हमारे पास फार्मूला ये है कि R12.3 इसको फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यह देख ले R12.3 का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। R12 डॉट के पहले जो इनसे होते हैं 1 2, हमने वही चीज़ लेना है यहाँ पर R12, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, माइनस लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, R1 3 एंड R2 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 3 है
डॉट से पहले जो हिंसे है हर एक हिंसा एक एक बार इस हिंसे के साथ लगाना है, मतलब R13 और R23 हमने यहाँ लेना है, ठीक है। फिर डिवाइड करना है इन दोनों इंसों से, हमने जो है बाकी कैलकुलेशन भी करनी है। अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस R13 स्क्वायर एंड 1 माइनस R23 स्क्वायर, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से और स्क्वायर 1 भी इन पर लेना है, ठीक है। तो ये आप बात हमेशा जहन में रखिए कि डॉट से पहले जो हिंसे होता है ये सिर्फ एक बार यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। और डॉट के बाद जो हिंसा होता है वो हिंसा डॉट से पहले जो हिंसे होते हैं वो हर एक हिंसा इसके साथ लगाना है और वही आर वाली वैल्यू जो है यहाँ पर हमने यूज़ करनी है, और इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में भी इसी तरह ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। हमारे पास R12 की वैल्यू 0.6 है, R13 की वैल्यू 0.5 है, R23 की वैल्यू 0.8 है और R12.3 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ आप फार्मूला में देखिए R12 हमारे पास वहाँ 0.6 है, मैंने यहाँ लगा लिया, ठीक है। माइनस R13 है तो R13 की जगह 0.5 लिख दिया, R23 है तो R23 की जगह हमने 0.8 लगा दिया, इसी तरह हमने यहाँ भी लगा दिए वैल्यूज़, ठीक है। अब R12.3 जो है वो हमारे पास 0.2 डिवाइड बाई, इनसे अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर ले 0.6 से ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 0.4 आता है और सब्ट्रैक्ट कर ले तो 0.2 आता है, ठीक है। अंडर द स्क्वायर रूट, इनको अगर आप स्क्वायर ले ले तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ये तो सिंपल है, आप कर ले खुद। तो 0.2 डिवाइड बाई अंडर द स्क्वायर रूट 0.27 विच इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 0.52 विच इज इक्वल टू 0.38। तो 0.38 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है डियर्स। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 159। If the sum of squares of the differences between 10 ranks of two series is 33, then the rank correlation coefficient। अच्छा, हमें ये वैल्यूज दी गई है तो कहते हैं कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आप फाइंड कर ले। क्या दी गई है? डिफरेंसेस का जो सम है वो 33 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 159 को देखिए, यहाँ डिफरेंसेस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 और जो वैल्यूज है वो है 10, ठीक है। अब हमें पता है कि रैंक कोरिलेशन यानी आर एस जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन, ये इसकी वैल्यूज है और ये -1 से लेकर +1 तक इसकी रेंज है, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है। डी क्या है? ये R1 माइनस R2 है, ठीक है। रैंक 1 से रैंक 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 33। 33 क्या है? ये समेशन डी स्क्वायर है तो वो 33 आ गया है, डिवाइड बाई 10 क्यूब माइनस 10, क्योंकि एन की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 1 माइनस 198 डिवाइड बाई 9910, क्योंकि 10 पर अगर आप क्यूब ले ले तो 1000 बन जाएगा और 1000 माइनस 10 से 990 आ जाएगा। अब आर एस की वैल्यू 1 माइनस 0.2 आ जाएगी, 0.2 अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो आता है 0.80, ठीक है। तो 0.80 हमारे पास कौन सी वैल्यू है? ऑप्शन नंबर सी वाला, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160। इफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एक्स इज। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास अगर वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y इसके बराबर हो तो वेरिएंस तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू यानी आर एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 160 को यहाँ देख लीजिए, इसके सोल्यूशन की तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। 160 नंबर, इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो तो फिर हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ वाई इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। और कोवेरियंस जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। एंड इफ़ वेरिएंस x एंड y आर डिपेंडेंट, अगर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हो तो फिर हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होते हैं। मतलब फिर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट केस में हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है उसकी कुछ वैल्यू होती है, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर एक्स की वैल्यू वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोवेरियंस जो है वो 0 है यहाँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 161, कोवेरियंस 0 है तो
हम ये इस क्वेश्चन में हमारे पास जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो उस वहाँ कोवेरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कोवेरियंस जब ज़ीरो हो जाती है तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 161, लेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी 0.7 देन द कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन इज। अच्छा, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 है तो कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन क्या हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन को यहाँ देख ले, इसकी फार्मूला को। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर 0.7 है तो हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन जो है वो अंडर द स्क्वायर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर है। 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर मैंने लिया है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अगर आप स्क्वायर ले ले तो ये 0.7 है तो ये आएगा 0.49। अब 0.49 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो आता है 0.51। तो 0.51 का स्क्वायर रूट ले तो 0.71 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.71 हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है डियर्स। अच्छा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 162, इफ वेरिएंस of x plus y is equal to variance of x minus y, then the correlation between x and y is equal to। अच्छा, तो ये हमारे पास d के बराबर आ जाएगा। ये भी सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 160 है। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि एक x और y वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट केस है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जब इंडिपेंडेंट केस है तो कोवेरियंस जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। और हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में न्यूमरेटर में हमारे पास जो होता है कोवेरियंस की वैल्यू आती है, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ x एंड y। तो कोवेरियंस जब 0 होता है तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये बराबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, इफ u प्लस 3x इज इक्वल टू 5 2y माइनस v इज इक्वल टू 7 rxy is equal to 0.12 then the correlation ruv is equal to। अच्छा, तो बुक वालों ने इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो है -0.12, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आया कि किस तरफ सॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हम इक्वेशन से x और y का जो वेरिएंस फाइंड करते हैं वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 164 और क्वेश्चन नंबर 165 में वो इस तरह नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 164 को देखें, लेट द रिग्रेशन लाइंस ऑफ y एंड x एंड x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। y एंड x हमारे पास है y इज इक्वल टू ax प्लस b एंड x एंड y जो है वो है हमारे पास cy प्लस d। देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज। अच्छा, जब y इज इक्वल टू ax प्लस b है और x इज इक्वल टू cy प्लस d है तो कहते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें हमारे पास y एंड x है तो y का जो कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो a है, ठीक है, ये वाला। और x एंड y में हमारे पास x का जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है वो है c, ठीक है। तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे फाइंड करते हैं, हम ऐसे फाइंड करते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट में लेते हैं। तो ए सी अंडर द स्क्वायर रूट हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 165, लेट द रिग्रेशन लाइंस ऑफ y एंड x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ भी ये बताया गया है कि रिस्पेक्टिवली y एंड x जो है वो है अल्फ़ा x प्लस बीटा एंड x एंड y जो है वो है थीटा y प्लस सिग्मा। देन द रेशो ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ x एंड y इज। अच्छा, जो इनकी वेरिएंसेस है उनका रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आता है x एंड y का क्यू डिवाइड बाई एल्फा, सॉरी क्यों नहीं, थीटा डिवाइड बाई एल्फा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास x का जो वेरिएंस है वो थीटा की बराबर है, ठीक है, और y का जो वेरिएंस है वो एल्फा की बराबर है, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास
वेरिएंसेस जो होते हैं वो इनके बराबर होते हैं। जो x का y ऑन x जब आपके पास रिग्रेशन हो तो y का जो वेरिएंस है वो x का जो कोफिशिएंट होता है उसके बराबर होता है, मतलब जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह x ऑन y में हमारे पास y का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास इसका वेरिएंस होता है। तो इन दोनों का जो हमारे पास रेशो है वो है क्यू थीटा डिवाइड बाई एल्फा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अल्फा डिवाइड बाई थीटा क्यों नहीं है, तो ये कहता है कि x एंड y, तो x का लफ्ज़ पहले आया है तो इसलिए हमारे पास x का जो वेरिएंस है वो न्यूमरेटर में आएगा और y का जो वेरिएंस है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप देख ले तो हमारे पास x और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए और इसी तरह यू वी का जो वैल्यू है वो -2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन ये उस तरह नहीं है तो मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरफ सॉल्व होता है। ठीक है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 166, if one regression coefficient of the two regression lines is greater than unity the other will be। अच्छा, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है x ऑन y और y ऑन x, तो अगर एक हमारे पास यूनिटी से ग्रेटर है यानी 1 से ग्रेटर है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो है वो यूनिटी से लेस होगा यानी 1 से लेस होगा। ये एक दोनों को अपोजिट होते हैं, जब एक 1 से ग्रेटर होता है तो दूसरा 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167, if r1.32 is equal to 0 then all total and partial correlation coefficients involving x1 are 0, तो वो भी 0 ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168, the multiple correlation coefficient r1.23 is compared to any simple correlation coefficients between the variables x1, x2 and x3 is less than any r12, r13, r23, not less than any r12, r13 and r23। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, नॉट लेस देन एनी r12, r13 एंड r23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, 169 में क्या है, ये थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन सही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं जो है बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इनको देखें। इन अ ट्राइवेरिएट पॉपुलेशन, ये है ट्राइवेरिएट पॉपुलेशन, r12 इज इक्वल टू 0.7, r13 इज इक्वल टू 0.6 एंड r23 इज इक्वल टू 0.5, देन द वैल्यू ऑफ r1.23 इज। अच्छा, ये वैल्यूज हमें दे गई है तो कहते हैं कि r1.23 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी 0.57। इसके लिए जो फार्मूला है वो भी उसी तरह का फार्मूला है जैसे कि मैंने वो पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, क्वेश्चन नंबर 158 में। लेकिन 158 में जो हमारे पास फार्मूला था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, ये सेकंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसके लिए आपने फार्मूला देखना है, ख़ुद फार्मूला ढूंढे ताकि आपको कुछ समझ में भी आ जाए कि इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, the number of categories in which the potential parameters of a model can be specified are। अच्छा, the number of categories in which the potential parameters of a model can be specified are। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज होने चाहिए, तो इसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ कैटेगरीज होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 171, if the correlation coefficient between two variables x and y is 1 it implies that। अगर correlation coefficient 1 के बराबर हो तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि x and y are directly proportional, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं x और y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172, if for a bivariate distribution sigma x square is equal to sigma y square then how shall the values of beta yx, beta xy and rho xy be affected। अच्छा, अगर हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सिग्मा वाई स्क्वायर की बराबर हो तो फिर कहते हैं कि हमारे पास बीटा वाई एक्स, बीटा एक्स वाई और रो एक्स वाई एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ देम विल बी यूनिटी, ऑल ऑफ देम विल बी ज़ीरो
ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल, ऑल ऑफ देम मे टेक एनी वैल्यू। अच्छा, जब सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाती है, मतलब एक्स का जो वेरिएंस है वो भी इक्वल होता है वाई की वेरिएंस की, तो फिर हमारे पास बीटा वाई एक्स, बीटा एक्स वाई और रो एक्स वाई जो है ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल वैल्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि बीटा एक्स वाई की वैल्यू जो है वो अगर 2 आ जाती है और बीटा वाई एक की वैल्यू भी 2 आ जाती है, तो 2 × 4 अंडर द स्क्वायर रूट आप लिख लेंगे तो दोबारा 2 आ जाएगा, तो रो का जो वैल्यू है वो भी 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 हो या 2.3 हो या 5.5 हो, 5.5 हो, तो आपको सेम वैल्यूज देंगे, तो इसलिए हमारे पास ये जो है ये इक्वल ही होंगे। डियर्स, मुझे उम्मीद है कि इन लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को वॉच करते रहेगा। इंशाल्लाह आप सबको हमारी तरफ से जो भी कोशिश है हम करेंगे और जितने भी मुश्किल है वो हम कोशिश करके सॉल्व करेंगे। जो हमसे गलती होती है वो आप लोग बिला झिझक हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसमें हम माइंड नहीं करते बल्कि हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप हमें हमारी गलती बताएंगे तो आपके तो उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो डियर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।